या वो 90 साल का वरिष्ठ भाई हो। तो ये ऐसा है जिसको कोई भी कर सकता है। हाँ, ये जरूर है जो 80 मनकों की माला परम पूज्य स्वामी जी ने दे रखी है, जिसमें 12 दंड और 8 बैठक हैं, वो या तो कोई युवा भाई कर सकता है या जो योगाचार्य है, जिसको अभ्यास है शुरू से ही करने का। तो चलिए हम कल मैंने आपको बताया था कौन स्वस्थ है, समदोषा समाग्निश्चा समाधातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ अभिधीयते, व्यक्ति की परिभाषा बताई थी। फिर आपको ये भी बताया था कि बीमार कौन है, धी दृष्ट कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा प्राप्तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। अब देखिए, जैसे एक बड़ी खूबसूरत महर्षि चरक ने बात कही है कि विनापि भैजरी व्याधि पथ्याद एव निवर्तते और ना तो पथ्य विहीनस्य भैजा नाम शतैरपि। अर्थात महर्षि चरक कहते हैं कि बिना औषधियों के भी अगर आप पथ्य यानी परहेज करते हैं तो कैसी व्याधि बिना औषधियों के ठीक हो जाती है। लेकिन वो दूसरी बात भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो चाहे आप हजारों औषधियां खा लो, आपको आराम नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, एक डाइट चार्ट बताऊंगा आप लोगों को, और वो बहुत ही बढ़िया है। आप जैसे खुद बीमार होते हैं परिवार में, देखिए बहनें खासकर इस चीज को सुने, क्योंकि भाई लोग तो सुनते हैं और इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। बहनें बहुत ही बात को ध्यान से सुनती हैं, और क्योंकि उनको ही घर संभालना है और परहेज उन्हीं पे आधारित है एक तरह से। देखिए, आदमी तो कह सकता है कि भाई ये बना दो वो बना दो, कार्य तो बहनों का ही है। लगता है बहन शीला ही बहन जी, लगता है शीला बहन जी पास में बैठी हैं, हमें लगता है। आदरणीय जी, वो आचार्य डॉक्टर संजय हरिद्वार से आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को, वो कक्षा का एक कक्षा चल रही है, और आचार्य डॉक्टर संजय हरिद्वार से आए हुए हैं। आप ये अगर आप शायद देख सकते हैं तो ये आचार्य संजय हैं, डॉक्टर शीला हैं, और ये सभी पूरी कक्षा है। आप फिंगर से लेकर के बॉडी के एक पार्ट तक, एडी से लेकर बहुत सुंदर। हाँ आचार्य जी को प्रणाम करवा दीजिएगा बाद में, हाँ उनकी क्लास हो जाए। हाँ, जी जी जी, मैं आचार्य श्री को आपका प्रणाम। अभी तो वो कक्षा सेशन चल रहा है। हाँ, इस युगहार का परिचय करा दीजिएगा, बात बता दीजिएगा जब हो जाए मैं उनकी क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आचार्य श्री को बताया भी, और मैंने निवेदन भी किया कि आचार्य श्री किसी दिन आप आशीर्वाद दीजिए, और चाहे तो मैं आचार्य श्री से निवेदन कर लूंगा कल का जो सेशन रहे आचार्य श्री का करवा दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। तो मैंने पहले ही आपसे पहले से ही निवेदन कर दिया था। मैंने कहा आचार्य श्री सब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आदरणीय पवन जी ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीजीएम हैं, और भाई मुनीलाल जी हैं प्रभारी हैं हमारे किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश। तो वो एक पूरा ग्रुप चलाते हैं, और आज 791वां एपिसोड आज है। तो मैं चाहूंगा कि मैंने कहा 792 में आप करवाएं, तो वो बहुत अच्छा तो उनके आप सेवा लीजिए, और कभी कभी जैसे हमें मौका देते हैं आप उपस्थित होने का, इस तरह। और वो बहुत ही विद्वान पुरुष हैं, और बहुत ही कर्मठ योगी हैं, और क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर हैं जी। तो मैं आपको बता रहा था पथ्य और अपथ्य। पथ्य का अर्थ है, अर्थात
पथ्य माने जो शरीर के लिए हितकर हो। जो जैसे हम किसी मान लो किसी बहन भाई को दस्त लग गए और दस्त लग गए और आप खिचड़ी दलिया के या मूंग की दाल और चावल ना खाकर आप कोई गरिष्ठ भोजन, जैसे मैं बोल दिया करता हूँ पूरी पराठे कचौरी समोसे वगैरह इस तरह की चीज अगर खाते हैं तो वो अपथ्य हो जाता। पथ्य वो है जो शरीर के हितकर है, अपथ्य वो है जो शरीर का अहितकर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे महर्षि चरक कहा करते हैं कि भाई कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। तो उनके शिष्य वाग्भट थे, उन्होंने जवाब दिया था हित भुक मित भुक रित भुक, अर्थात जो शरीर के हित कर खाता, शरीर के जो हित में चीजें हैं, हित में वस्तु है, हित कर भोजन है, उसका उपयोग करता है तो वो हितभुक। मितभुक अर्थात जो थोड़ा खाता। ऋतभुक ऋतु के अनुसार खाता है। अब देखिए जैसे आजकल सावन का महीना है, सावन का महीना अभी शुरू हो जाएगा, ये समझिए वर्षा ऋतु है। एक कवि घाघ हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक वो दिया है कि चैत्र गुड़ वैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भाद्र दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अघन जीरा पूस धना, माघे मिश्री फागुन चना। अर्थात चैत्र गुड़, चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, वैसाख के महीने में तेल, और जेठ के जेठे पंथ, जेठ के महीने में पैदल नहीं चलना चाहिए। आप समझ गए होंगे मई जून का जो महीना होता है, जेठ में बहुत गर्मी होती है, तो उस समय कोशिश करिए बाहर दोपहर में कम निकलें। और आषाढ़े बेल, आषाढ़ के महीने में बेल के फल या बेल का रस नहीं पीना चाहिए। और सावन साग ना भाद्र दही, सावन के महीने में साग का मतलब पत्तेदार सब्जियां, सभी पालक है, सरसों है, ये जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो नहीं खानी चाहिए। कारण ये है सावन का महीना जो है वो जैसा आप जानते हैं वर्षा ऋतु होती है, तो जितना भी धूल धपूल है बारिश के साथ नीचे आ जाता है, तो वो क्या करेगा, आपको बीमारियां पैदा करेगा। सावन साग न भाद्र दही, भाद्र के महीने में आप सभी ज्यादातर बहन भाई किसान हैं, वो समझते होंगे, शहर वाले तो शायद है इस चीज को समझें या ना समझें, पर हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांव से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो आप उस बात को समझ जाएंगे। भाद्र के महीने में दही, शहर में तो देखिए हम फ्रिज में रख लेते हैं इसलिए दही ठीक रहता है। अगर गांव में, क्योंकि फ्रिज बहुत कम, अब तो खैर साधन घर घर में पहुंच गया है, जब से परम आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं तो गांव गांव में बिजली और सड़क है, तो अब तो बिजली गांव में भी पहुंच गई है, तो फ्रिज गांव में भी होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा दही में बुलबुले उठ जाते हैं, तो बुलबुले का मतलब है कि उसमें फर्मेंटेशन हो गया है और वो खाने लायक नहीं रहा है। तो इस तरह से सावन साग न भाद्र दही, और क्वार करेला, क्वार के महीने में जिसको आश्विन बोल देते हैं, उसमें करेला नहीं खाना चाहिए। और अगहन के महीने में जीरा,
पूष के महीने में धनिया और फागुन, क्वार, करेला, कार्तिक, अघन, जीरा, पूस, धना और माघे मिश्री। माघ के महीने में मिश्री और फागुन के महीने में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये तो जो कोई इतना परे हरे, मतलब जो कोई इतना परहेज करेगा तो ता घर वैद पैर ना धरे, तो वो उस घर में वैद क्या आगमन नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि मना तो सब ये अपथ्य मैंने बताया, तो आप अब ये सोचेंगे कि अपथ्य तो बता दिया, पथ्य क्या है। पथ्य देखिए, हाँ आप कर 6:30 से 7:30 है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैठ जाइए जाके। हाँ तो अब मैंने अभी आपको अपथ्य बताए कि ये अपथ्य क्या क्या है। अब मैं आपको पथ्य भी बताता हूं कुछ, जैसे कार्तिक में दूध, अघन में आलू, पूष में पान, माघ रतालू और माघ फागुन शक्कर घी जो खावे, और चैत्र आंवला कच्चा चबावे, और वैसाखे जो खाए करेला, जेठे दाख अषाढ़े केला, सावन निशी जो ना खावे, और क्वार कामनी देह बचावे, तो 7 वर्ष आयु हो जावे, और खाके मुते सूते बाम, तो काहे वैद बसावेगा। अर्थात कार्तिक में दूध और अघन में आलू का सेवन करना चाहिए, पूष में पान, पोष के महीने में पान अगर खाएंगे तो वो अमृत का काम करता है, और माघ रतालू, माघ के महीने में रतालू, और फागुन शक्कर घी जो खावे, जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनको मीठा खाने को मना किया हुआ है, वो कभी कभी घी शक्कर फागुन के महीने में खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि रोज खाना शुरू कर दिए और पता लगे कि आपकी शुगर बढ़ गई है। और फागुन शक्कर घी जो खावे, चैत्र आंवला कच्चा चबावे, आप कच्चा यानी चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, और वैसाखे जो खाए करेला, वैसाख के महीने में करेला, जेठ के महीने में दाख, बड़ी अंगूर सूखी हुई जिसको किशमिश, मुनक्का, वैसाखे जो खाए करेला, जेठे दाख अषाढ़े केला, आषाढ़ के महीने में केला, और सावन निशी जो ना खावे। देखिए सावन के महीने में आपने देखा होगा लाइट के आसपास छोटे छोटे कीड़े, ये पर वाली चींटियां बहुत आ जाती हैं, तो आप सावन के महीने में, क्योंकि देखिए अब तो हमारा चारों तरफ हम जालियां लगा लेते हैं, घर के सब कुछ बचाव कर लेते हैं, लेकिन ये जो कहावत है ये एक तरह से गांव के लिए कही गई है। तो गांव में देखा होगा कि भाई सावन में छोटे ये पर वाली चींटियां बहुत पैदा हो जाती हैं, तो वहां तो ऐसा कोई जाली वाली का, घर में सब ज्यादातर खुला रहता है। लाइट, अब तो लाइट का प्रबंध सब कुछ हो गया, पहले दीवा जलता था, दीवे के चारों तरफ, तो क्या होगा कि उस समय लाइट कम होती थी, तो मान लो रात में आप भोजन कर रहे हैं तो कोई उसमें कीट पतंगा आपके भोजन में गिर गया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इसलिए सावन के महीने में कोशिश करिए कि रात का भोजन ना करें, और सावन
निशी जो ना खावे और भाद्र बयार जो ना पावे। भाद्र के महीने में ज्यादातर गति जी हमारे पास लोग आ जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या करूं, बारिश आ गई, मैं भीग गया और मेरे को खांसी जुकाम बुखार हो गया। और क्वार कामनी देह बचावे, आश्विन के महीने में पत्नी से दूर रहिए। क्वार कामनी देह बचावे तो 7 वर्ष आयु हो जाए, तो आपकी आयु 100 वर्ष हो जाएगी। और खा के मुत्ते, अगर आप खाने के भोजन के उपरांत आप लघु शंका के लिए चले जाते हैं तो समझिए कि आप तो, और बाईं करवट लेकर आप अगर सोते हैं तो ये समझिए कि आप वैद्य को भूखा मरने के लिए मजबूर कर देंगे कि वैद्य आपके घर में आएगा ही नहीं। तो ये अगर ये मैंने आपको बताया पथ्य और अपथ्य, आप पथ्य पर चलकर ये समझिए कि 100 वर्ष आयु प्राप्त करेंगे। अब ये बाईं करवट लेके सोने का अर्थ क्या है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बाईं करवट, क्योंकि हमारा जो स्टोमक है, पेट है, वो हल्का बाईं तरफ है। तो जब हम बाईं करवट लेते हैं और पेट बाईं तरफ है और उसकी ओपनिंग एक तरह से दाहिनी तरफ है, तो जब हम बाईं करवट लेके सोते हैं तो जो भी भोजन है वो वहीं का वहीं स्थित रहता है। लेकिन अगर हम दाहिनी करवट लेकर सोते हैं तो जो भी भोजन हमने किया है वो आपने देखा होगा, वो ऊपर की तरफ ऐसे लगता है जैसे गले में आ रहा है। तो इसलिए हमें बाईं करवट लेकर सोना चाहिए और दाहिनी करवट से बचना चाहिए। जिन लोग बहन भाइयों को ज्यादा तेजाब बनता है उनको हल्का थोड़ा अपना जो बेड है उसके नीचे एक पट ईंट रख लीजिए, तो हल्का ये समझिए आपका सर उठा रहेगा, शरीर आगे की तरफ से उठा रहेगा, पैर आपके थोड़े हल्के से ये समझिए 2.5 इंच नीचे की तरफ रहेंगे और सर 2.5 इंच ऊंचा रहेगा। तो आपका जो तेजाब बनने की गर्ड बोल देते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिगर्जिटेशन डिजीज बोल देते हैं, तो खट्टा खट्टा पानी जिन बहन भाइयों को ऊपर की तरफ आता है तो उससे आप बचे रहेंगे। अब देखिए, मैं आपको आज 7 व्याधियां बताता हूं जो एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है जापान में कि व्याधियां क्यों होती हैं। कल मैंने बताया था धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम, अर्थात जो हमारी बुद्धि, विवेक और हमारी याददाश्त के ना होने से जो भी हमसे अपराध होता है एक तरह से, उसी से व्याधियां होती हैं। तो जापान में एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, उसमें वो उसका कुछ और भी मतलब बताते हैं, कारण बताते हैं। जैसे मेन व्याधि जो है वो है एसिडिटी, यानी तेजाब बनना। और आपको पता है तेजाब ज्यादातर क्यों बनता है, उसका कारण मैंने बताया था, फ्राइड वस्तु खाने से, पूरी, पराठे, कचौरी, समोसे, ब्रेड पकोड़े, कुलचे छोले, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, गोभी, बैंगन, मटर, गोलगप्पे, टिक्की, अचार, खीर पूरी, मोमो, चूरमा, गूंद के लाडू, जितने भी गरिष्ठ भोजन है उनकी वजह से एसिडिटी होती है। लेकिन जापान में एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, वो ये कहती है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन,
की वजह से, यानी चिंता, तनाव की वजह से एसिडिटी होती है। अब दूसरा जो व्याधि है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा जो है वैसे तो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है, या जैसे किसी को टीबी हो गई उसकी वजह से हो जाती है, या हमारे लंग्स में कई बार आईएलडी हो जाती है उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन जापान में जो रिसर्च हुई उसमें कहते हैं उदासी, सैडनेस, जो लोग दुखी रहते हैं उन लोगों को दमा बहुत जल्दी होता। तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया आपको, सभी ये जितने भी फ्राइड चीजें हैं उनके खाने से बढ़ता है, लेकिन लेजीनेस भी उसका एक मेन कारण है कि आप सो रहे हैं देर तक, तो लेजीनेस भी उसका एक मेन कारण होता है। फिर है डायबिटीज। डायबिटीज ज्यादा लोग क्या सोचते हैं भी ज्यादा मीठा खाने से, फ्राइड खाने से, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है स्टबर्न एटीट्यूड, अड़ियल रवैया। जो लोग अड़ियल रवैया, जो अड़ियल लोग हैं उनको भी डायबिटीज हो जाती है। फिर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का भी कारण जो है वो यही होता है कि लोग फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, फ्राइड बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन जो रिसर्च है वो ये कहती है कि कंट्रोल्ड इमोशंस, कि हम अपनी जो मन का भाव है या मन की बातें हैं वो हम कह नहीं पाते किसी से। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था कि दिल को खोल लो दोस्तों के साथ, वरना डॉक्टर खोलेगा औजारों के साथ। तो आप लोग अपने दिल की बातें जो है घर में करिए, मम्मी पापा से करिए, बहन भाई से करिए, पति पत्नी से करे, पत्नी पति से करे, अपने दोस्तों से अपने मन में जो भी बात है उसको शेयर करिए, नहीं तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, किडनी डिजीज आजकल बहुत ज्यादा होती है। किडनी डिजीज किस वजह से होती है? हेटर्ड, ईर्ष्या की वजह से। वैसे तो ये कह सकते हैं जो पानी नहीं पीता उसको भी किडनी डिजीज ज्यादा होगी, पथरी किसको होगी? जो पानी नहीं पीता। तो आप ऐसा सोचिए, लेकिन रिसर्च क्या कहती है? जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता, नकारात्मकता, ये सब जो लोग करते हैं उनको किडनी की बीमारियां हो जाती है। फिर है स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस यानी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, और उसका कारण क्या होता है? जैसे भाई हमारा बैड पोस्चर की वजह से। लेकिन जो टू मच वरीज, हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जितने भी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये सब का कारण ये होता। तो ये देखिए, हमें अपना थोड़ा सा सोच में बदलाव करना है। अब ये देखिए इसका बचाव क्या है और कारण क्या है। ये सभी जो बीमारियां होती हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है
मिसिंग ब्रेकफास्ट। मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि नाश्ता अवश्य करिए। बहनें खासकर 2:30 बजे पहला भोजन करती हैं, उनका नाश्ता ही 2:30 बजे होता है। इसीलिए बहनें ज्यादातर अनीमिक रहती हैं, उनमें खून की कमी रहती है, उनमें कैल्शियम की कमी रहती है, उनमें विटामिन B12 की कमी रहती है, उनमें D3 की कमी रहती है। तो मेरा बहनों से खासकर निवेदन है कि नाश्ता 9 बजे से पहले पहले अवश्य कर लिया कर। एक दूसरा व्याधियों का कारण होता लेट नाइट स्लीपिंग। मैंने जैसे कल बताया था कि मैं किसी मित्र के यहाँ गया तो हमने कहा, बात चल गई, कहने लगे आज बचवा के जन्मदिन है, तो हमने कहा चलिए बुला लीजिए। बचवा बोला नहीं, वो तो 2:30 बजे उठेगा। वो रात को 2:30 बजे सोता है तो उठता भी 2:30 बजे है। तो लेट नाइट जो लोग सोते हैं, जिनका है ना, जैसे मैंने आपको कल एक भगवत गीता के 6ठे अध्याय का एक 17वां श्लोक बताया था, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुख। अर्थात जो व्यक्ति समय पर सोता है, समय पर जागता है, समय पर अपने नियमित व्यायाम करता है, समय पर नियमित आहार करता है, समय पर नियमित अपने कार्य दैनिक कार्य करता है, और वही सच्चा योगी है और वही पूर्णतया स्वस्थ है। लेकिन आप लगाइए हिसाब, जो आदमी 2:30 बजे सोएगा, 2:30 बजे उठेगा दिन में, उस व्यक्ति का क्या होने वाला है वो ईश्वर ही जानता है। और तीसरा जो कारण होता है, हाई डोज कंजप्शन ऑफ शुगर। हम मीठा बहुत खाते हैं। मैं आपको बता दूं, दारू से भी बुरा नशा घी और मीठे का होता है। दारू छोड़ सकता है, लेकिन घी और मीठा खाने वाला मीठा नहीं छोड़ सकता। बीच बीच में आप कपालभाति करते रहिए कुछ देर, और सुनते भी रहिए। मैं और 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, फिर हम वो भी प्रश्न उत्तर भी लेंगे। तो हाई डोज शुगर, और चौथा जो कारण है वो है कि हम लोग देर तक स्लीपिंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग, कि देर तक सोते रहते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। दूसरा ये है वॉचिंग टीवी एंड कंप्यूटर वाइल ईटिंग। खाते खाते हम टीवी और कंप्यूटर देखते रहते हैं। और पांचवा जो है, छठा जो है, वो स्टॉपिंग ऑफ या ब्लॉकिंग ऑफ यूरिन। मैंने कल आपको बताया था कि शरीर के वेगों का धारण मत करिए, वेगों को मत रोकिए। 13 प्रकार के वेग हैं, मैंने बताए थे आपको। वेगानाधार्य धीमन वात विण मूत्र त्रित क्षुदाम, और निद्रा का श्रम श्वास हिक्का अक्षर धीरेत्सा। अर्थात जो पेट में गैस बनती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको रोकते नहीं हैं। लज्जावश या कहीं हम मीटिंग में बैठे हैं तो हम गैस को धारण किए बैठे रहते हैं। फिर विण है, विण अर्थात हमें मोशन आया है और हम बैठे हैं। हमें मूत्र है, मूत्र का वेग आया और हम बैठे हैं। हमें छींक आई है, हम छींक को रोक लेते हैं। प्यास लगी है, हम कहीं बहुत बिजी हैं, पानी पीने का भी टाइम नहीं है,
क्षुधाम यानी भूख लगी हुई है, भूख समय हो रखा है, लेकिन क्या करें जी, टाइम ही नहीं है। निद्रा, नींद आ रही है, लेकिन बोले जी बहुत क्या करूं जी, बहुत जरूरी काम है, कल एग्जाम है। बच्चे 2:30, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते रहते हैं और अगले दिन पता लगा कि उनको तो एग्जाम से पहले ही बेहोश हो गए। काश, खांसी, शर्म श्वास जो दौड़ के आते हैं और फिर हम सांस को रोकने की कोशिश, हिक्का हिचकी, छर्दी यानी उल्टी आई हो और उल्टी को रोकने का वेग करें, रेत साम एक वीर्य के वेग को और बहनों में मेंसिस के वेग को रोकना नहीं चाहिए। कई बार बहनें आ जाती हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दीजिए, मुझे वैष्णो देवी जाना है और मैं चाहती हूं कि 5 दिन डिले हो जाए। आप बिल्कुल ऐसा कार्य ना करें। तो ये देखिए, ये और दूसरा जो सातवां कारण है, सातवां कारण है कि हम जो रात में बहन भाई कई कैप पहन के सोते हैं, स्कार्फ पहन के सोते हैं या सॉक्स पहन के सोते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बात शुरू की थी डाइट चार्ट से, तो पथ्य जो शरीर के हितकर है, अपथ्य जो शरीर के अहितकर है, हितभुक जो शरीर के हितकर है, मितभुक थोड़ा खाना चाहिए और ऋतभुक ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। मैंने ऋतु के अनुसार बता दिया। और जैसे हरड़ बहेड़ा आंवला, तुलसी घीसन खाए, वृद्धापन व्यापे नहीं, रोग समूला जाए। और गिलोय गोखरू आंवला, चौथी चीज गिलोय, और जो इनका सेवन करे व्याधि कभी न होए। और उसके बाद 5 छठा होता है, देखिए मैंने 5 बताए, पथ्य अपथ्य, हितभुक मितभुक ऋतभुक, और छठा होता है विषम भोजन। विषम भोजन मत करिए, जैसे दही के साथ केला मत खाइए, दूध के साथ अचार मत खाइए, सिरके के साथ चावल मत खाइए, ऐसी चीजों से बचिए। और फिर है देह सात्मक, देह के हितकर हो, यानी देह सात्मक, जो देह के साथ में के अनुसार हो। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको आप रोटी खिला रहे हैं, कोई बड़ा आदमी है, उसको दूध पिला रहे हैं, तो वो उसके देह साथ में नहीं है। उसी तरह रोग साथ में है। रोग साथ में का अर्थ है रोग के अनुसार भोजन करना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब मान लो किसी को बुखार चढ़ा हुआ है और आप उसको हलवा खिला रहे हैं, तो उसको वो पचेगा नहीं। ऐसे ही फिर है देश साथ में। अब किसी बंगाली भाई को आप बाजरे की रोटी रख देंगे उसके सामने, वो तो मोर जाएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं दादा, हम तो मोर जाएगा, हमको चावल नहीं मिलेगा, हमको माछा झोल नहीं मिलेगा, तो हम मोर जाएगा। और किसी हरियाणा वाले को आप माछा झोल दे दो, वो तो फेंक के मारेगा उसको। तो इस तरह से हमें, और ऋतु साथ में, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। मैंने आपको ऋतुओं के हिसाब से सब बताया, कौन सा हितकर है, कौन सा हितकर है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। चलिए, बहुत पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया। मैं 2 लाइनें बोलता हूँ, कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये अपने अपने समझ की बात है। कोई कोरा कागज समझ लेता है, कोई पूरी किताब नहीं समझता। मैंने कोशिश तो बहुत की बाकी आप लोग चलिए, एक मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जैसे मैं कल बता रहा था
भाई मुकेश भाई फिर चले गए भाई मुनीलाल जी के पास कि भाई जी भैंस चाहिए मेरे को। बोला ठीक है ये ले जाओ। कितने की है? बोला 1.25 लाख की है। पर बोला जी आपकी तो भैंस काणी है। अरे बोला भाई आपको दूध पीना है कि नैन मटक्का करना है? तो इस तरह से अ, चलिए आदरणीय मुनीलाल जी भाई जी ओ जी। अ, आदरणीय जी अभी कुछ प्राण है वो हो गया, भ्रामरी वगैरह हो गया है ना हुआ? हाँ, भ्रामरी रह गया है, कपालभाति अनुलोम विलोम हो चल गया है। चलिए मैं भ्रामरी से शुरुआत करा देता हूँ। तो चलिए सभी अपनी तर्जनी उंगली को माथे पर रखेंगे, मध्यमा और अनामिका को आंखों पर रखेंगे और कनिष्ठा को नासामूल में रखेंगे और गहरा सांस लेते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और गुंजन करेंगे। तीन बार उद्गीत, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रणव अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगा दीजिए और मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। होता क्या है, हम बाहर वाले को ठोकते रहते हैं, मैंने सब कही थी कि सबसे सरल काम स्वयं को और सबसे कठिन काम भी आज्ञा चक्र, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, ईडा पिंगला सुषुम्ना। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, जोर से घर्षण करिए। जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ऊष्मा इससे उत्पन्न हो रही है, अपने धीरे धीरे हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आपका किसी संगीत रह गया सर। अच्छा अच्छा सर आज भी मैं पार्क में ही हूँ। बाकी मैं कुछ एक दो पंक्तियां
मैं बोलता हूँ, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। मेरा है जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जियो। बहुत सुंदर। सरल भैया ने जो है सुन ही लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर एक और हो जाए सर, बस लास्ट एक और सर। समय हो रहा है। ओ मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। ओ मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे भवे दूध की धार, भाई धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे कानन कुंडल सोए हैं, तेरे कानन कुंडल सोए हैं, तेरे गले वैजंती माल, भाई माल तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। ओ तेरे संग में राधे विराजे है, तेरे संग में राधे विराजे, तेरे सर पंखों का ताज, भाई ताज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की जय, बांके जय बिहारी सरकार की जय। जय। बहुत सुंदर। जी ओम सर, बहुत ओम बहुत जी। बहुत बहुत सुंदर। सर वो धन्यवाद अग्नि भाई जी। सर जी, जी चल वो भांगड़ा अपूर्ण रह गया था सर कल। हाँ, मैं वो भांगड़ा, ये बात सही है, मेरी भी इच्छा थी कि वो भांगड़ा पूरा मैं करवा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया जो भी व्याधियां हैं, ढोल है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबिसिटी यानी मोटापा है, वो लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल, तो ये ढोल मिला के देखिए, जितनी भी वो वाली बात मैं प्रसंगवश ऐसे प्रहसनवश कहा करता हूँ कि जितनी भी बीमारियां ढोल बजने के बाद ही शुरू होती हैं, कि भाई शादी के ढोल बजते हैं तो ही बीमारियां शुरू होती हैं। तो अब उसका इलाज क्या है? भांगड़ा। चेंज बिहेवियर, अपना लाइफ को एक्टिव बनाइए, मतलब अपना उठना, सोने जागने का समय निर्धारित करिए। एच, हैप्पीनेस। मैंने आपको बताया कि चार, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे चार हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, और एंडोर्फिन है, और ऑक्सीटोसिन है। देखिए, मैंने आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताई थी कि ये हमारा दिमाग जो है वो कंप्यूटर से भी तेज है, लेकिन इसमें एक कमी है, ये नकली हंसी और असली हंसी में अंतर नहीं जानता। तो आप नकली हंसी भी हंसते हैं तो आप उस जो असली हंसी है उसका लाभ उठा पाएंगे। आप मतलब आप नकली हंसी भी ऐसे रावण की तरह हु हा 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 करेंगे तो भी आपका, ये समझिए कि आपको जो आपके हैप्पी हार्मोन्स है वो स्क्रीट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से फिर है ए, लाइफ को एक्टिव बनाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए, और आसन करिए, वॉक करिए। एन, न्यूट्रिशन है। मैंने बताया कि जैसे आपको बताया कि भाई टाइम, अपने तीनों भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर समय पर खाइए। और जी, ग्लूकोज कंट्रोल, अपने शुगर को कंट्रोल रखिए। और आर, अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाइए। जितने भी बहन भाई 40 से ऊपर हैं वो अपना साल में एक बार सारे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड्स, थायराइड, सब टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट सब करवाते रहिए। और फिर है ए, एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, और कोई भी हमारा टबैको है और ये पान जर्दा जो भी चीजें हैं उनसे बचिए। तो ये आपका ढोल और भांगड़ा उसका इलाज है। ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया जी। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप कर सकते हैं। और जी, किसी बहन भाई की कोई शंका, इस बारे में कोई प्रश्न उत्तर? जी, किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। मैं ये देखिए कक्षा चल रही है, आदरणीय भाई मुनीलाल जी और आचार्य डॉक्टर संजय जी हैं, और डॉक्टर शीला ये लाफ्टर सेशन करवा रही हैं। मैं यही कमेंट करी हाँ जी जी, आदरणीय जी कोई हाँ, हमारी श्रीमती जी कह रही हैं कि आदरणीय डॉक्टर साहब से पूछिएगा, इनके पैर दर्द करते हैं जांघों के जी नीचे, बहन जी, पीछे से हाँ जांघों के ऊपर, ये पैर दर्द करते हैं, उनके घुटनों के ऊपर है। जी 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 बहन जी, एक तो देखिए आप भुजंगासन, मकरासन और साथ में सलभासन,
अवश्य किया करें। एक मेरा निवेदन है आदरणीय भाई मुनीलाल जी से कि बहन जी का सीरम D3, सीरम कैल्शियम और B12, और अगर उन्होंने कई दिनों से खाए नहीं हैं तो हफ्ते में एक बार D3 और कैल्शियम 500 दोनों टाइम कम से कम 3 महीना कंटिन्यू। और ये न्यूरोबियन प्लस आती है, और स्वामी जी की मोरंगा की स्पाइरुलिना एक प्रिपरेशन आती है, तो वो कैप्सूल भी आप सुबह शाम ले सकते हैं। या अश्व शीला कैप्सूल आता है स्वामी जी का, वो अश्वगंधा का कैप्सूल है, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। तो आपके सारी व्याधियां, और आप पीड़ानिल ऑइंटमेंट या पीड़ानिल तेल या पीड़ानिल क्रीम जो भी आपको अवेलेबल हो आप लगाइए, तो आपको लाभ होगा। और मेरा निवेदन ये है कि नाश्ता अवश्य किया करें। बहन, ऐसा होता है बहनें इतनी व्यस्त रहती हैं दैनिक कार्यों में, कहीं बच्चों के लिए भोजन है, कहीं पति के लिए भोजन है, कहीं तो वो समय पे भोजन नहीं करती हैं। तो मेरा निवेदन है, और 2 केले मेरे कहने से, अगर कफ एंड कोल्ड नहीं रहता है, दो केले जरूर आप खाया करो। जी बहुत सुंदर सर, आपने बताया, और डॉक्टर ने बताया कि तुम प्राणायाम ज्यादा कर रहे इसलिए पैर दर्द कर रहे हो। आजकल कह रही थी कि हमने कहा नहीं, योग योग नहीं, वो ऐसा नहीं आदरणीय जी, मैंने बताया ना कि ये एक्चुअली D3 कैल्शियम और B12 की कमी की वजह से ये सब होने लगता है। उम्र लगभग कितनी होगी, 45 50? 45 50 50 50 है। वो बहनें कम बताती हैं, उम्र तो कम ही बताती हैं। चलो 50 तो बताई कम से कम बहन ने तो तो बहन आप शुरू करिए और आपको लाभ मिलेगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये है कि मेरा निवेदन है कि टाइम से खाना अवश्य खाएं। और मैं एक बात बता देता हूं, देखिए आप लोगों को एक मैं चीज बता देता हूं, रात को रोटी 2 फालतू बनाइए और बासी रोटी खाइए। जो विटामिन B12 है वो हमें बासी रोटी से मिलता है। हिंदुस्तान में 2 आदमी हैं जो बासी रोटी खाते हैं, एक मैं खाता हूं, एक सलमान खान खाता है। बाकी पता नहीं लोग खाते हैं या नहीं खाते, मैं अवश्य खाता हूं। तो रात सुबह बासी रोटी खाएंगे ये भी तो बासी रोटी आपको, खाती है डॉक्टर साहब, ये भी खाती अरे है। बड़ी अच्छी बात है, बस फिर तो उनको कमी रहनी नहीं चाहिए। और किसी भाई बहन का कोई सवाल हो तो एक आचार्य श्री के साथ फोटो कर लीजिए, सभी आ जाइए प्लीज, फोटो कर लीजिए। हाँ तो हाँ जी, हाँ जी भाई जी, आचार्य जी के साथ फोटो हो जाने के बाद फिर इसमें भी चलो कोई बात नहीं, नहीं वो तो कोई बात नहीं, वो चलता रहेगा। आप हाँ, मुझे तो खड़े ही होना है। अपना परिचय के साथ अपना सवाल करें। ओम मुनीलाल भाई, हाँ जी, हाँ एक सवाल पूछना है। जी जी बहन जी, हाँ आइए, सभी आ जाइए। ओम नमस्ते जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ मैं सिंधुदुर्ग से हूँ। हाँ, चाबी देख लेना मैम। हाँ जी, चाबी ओम नमस्ते जी। ओ हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है। जी जी सर, आइए आचार्य श्री। L4 और L5 जो है वो अंदर दब गया है। अच्छा 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 अच्छा, तो सर डॉक्टर आप, हाँ डॉक्टर हाँ के पास जी, गया तो ऑपरेशन ही बोलते हैं। हाँ देखिए, आप आगे झुकने वाले कोई भी व्यायाम मत करिए, कोई आसन मत करिए। आप मकरासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, आप शलभासन कर सकते ओके, लेकिन हैं। हाँ ये क्या दुरुस्त होने वाला है ये क्योंकि मुझे हर बार देखिए ऐसा आदरणीय जी, आप करते रहिए, मसल्स में जान रहेगी, ये ठीक होने वाली चीजें। ऐसा है कि आपके मसल्स में जान रहेगी तो ये ठीक रहेगा। ओके ओके हाँ जी जी, थैंक यू। कोई इनके उपाय, कोई इलाज के रूप में कुछ ले सकते हैं आदरणीय भ्राता जी डॉक्टर? हाँ जी, वो तो देखिए विटामिन D3 कैल्शियम और वो लिया करें, D3 कैल्शियम और B12।
वो अवश्य लें और पीड़ानिल क्रीम लगाया करें। पीड़ानिल कैप्सूल ले सकते हैं दर्द के लिए। नंबर, इसका नंबर नहीं है। और मैं सुनिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए मेरे साथ आचार्य डॉक्टर संजय हरिद्वार से मैं आपको आचार्य श्री वो कमर में दर्द बता रहे हैं, उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। तो देखिए बम कहते हैं ना बम्बई पूजन मैं परम पूज्य आचार्य जी का पहले तो योगाहार कार्यक्रम में ओम जी, ओम जी, ओम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप स्वागत है। क्या प्रणाम समस्या है? करते हैं। पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और ये पतंजलि परिवार आपका स्वागत करता है। आज दर्शन हो गए आपके, हम के साथ हो गए। बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने बहुत बहुत जी जी डॉक्टर साहब का धन्यवाद तो ही है। डॉक्टर साहब ने हम सबको मिलाया और आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कार्य में आप लगे हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ, उस सब के लिए, उस पुरुषार्थ के लिए भी बहुत बहुत नमन है, वंदन है, प्रणाम है। हाँ जी, कुछ समस्या थी, आप पूछ रहे थे। जी आदरणीय पूछिए। चाबी ले ली ना आपने? हाँ, चाबी ले ली आपने? कहाँ कमर में दर्द है? एज कितने है? एज कितनी है आपकी? 60 हो गई अभी, 60 लगने 60 वाली हो गई। हाँ जी, क्या और क्या करते हैं आप? हम तो आपका पतंजलि का ये आरोग्य केंद्र चलाता हूँ। किस किस का? कुर्सी में बैठते हैं कि नीचे चौकी में बैठते हैं? अच्छा अच्छा, आप कहीं भी बैठ आएंगे सकता हूँ, लेकिन रोजाना? अभी मुझे प्रॉब्लम ज्यादा ऐसे आई है कि बड़ी मैं अच्छी चलते बात चलते ही मुझे एक धन्यवाद बाएं तो आप पैर में लोगों का है झंझनाहट भाई। आती है और हाँ जी, पूरा पैर हाँ अभी सुन्न लिख हो लेते जाता हैं। है। मैं अभी तो मेरे पास अच्छा, कमर दर्द है, घुटने में दर्द तो नहीं है? जी नहीं। तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं? हाँ बैठ सकता हाँ, हूँ। ओहो धन्यवाद सर। तो आपको ज्यादा समय तक वज्रासन में बैठना है या पद्मासन, सुखासन में बैठना है? पैर लटका के नहीं बैठना है। जी जी। और वज्रासन में बैठेंगे तो कमर सीधी रहेगी आपकी, उसी में कार्य करिए जो भी आपको कार्य करना है। जी। और कोशिश करिए कि दिन में भी पीछे की ओर अगर कुछ पिलो आदि लगानी पड़े तो भी लगाएं। पीछे की ओर झुकने का, थोड़ा आगे भी झुके, हल्का झुके, पीछे ज्यादा झुके और मूवमेंट करें। वज्रासन में बैठ करके ही पीछे हल्का आगे, पीछे आगे मूवमेंट दे, तो जहां पर पेन हो रहा है जी। हाँ, लेकिन मेरा जो L4 और L5 है वो अंदर की तरफ गया है। जी हाँ, जब आप अंदर तक गया है, जब आपको पता होता है किसी पिलर को उखाड़ना होता है, ठीक है ना, तो उसको आगे भी ले जाना होता है, पीछे भी ले जाना होता है। उसकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए केवल पीछे नहीं जाएंगे, आगे भी जाएंगे और पीछे भी जाएंगे। आगे कम जाएंगे, पीछे ज्यादा जाएंगे, तो उसमें जो मसल से वहां रक्त का संचार होगा, उसका पावर बढ़ेगा। अगर केवल आप ये सोच रहे कि आगे हम झुकेंगे ही नहीं, तो फिर आप स्टेफनेस हो जाएगी, हार्डनेस हो जाती है उसमें। पीछे ज्यादा जाना है, आगे बहुत लाइट थोड़ा सा जाना है। पीछे जाना है, आगे जाना है। पीछे ज्यादा अगर 30 सेकंड तक होल्ड किया तो आगे 2 सेकंड 5 सेकंड होल्ड करिए, ठीक है। ऐसा मूवमेंट करने से जिस मसल्स में स्टेफनेस हो गई है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वहां ब्लड का सर्कुलेशन होने लगेगा। और ये आसन मैंने आपको बैठ करके बताए, खड़े होकर नहीं बताए, ठीक है। वज्रासन में बैठ करके बताए। और उसके लिए औषधियाँ क्या क्या कर सकता हूँ? उसके बाद औषधि में आप हमारा पीड़ांतक तेल आता है, ठीक आता है ना? आता है हमारे पास। हाँ, पीड़ांतक तेल को गर्म करना है और गर्म करके कॉटन में भिगो करके उसे लंबर रीजन में रखना है, L4 L5 रीजन में, उल्टा लेट करके। किसी दूसरे व्यक्ति से कह दीजिए, और जब तक गर्म हो तब तक रखना है। जैसे नॉर्मल होने लगे तो फिर दूसरा रखना है ऑयल, दूसरा कॉटन रख दी, तब तक उसको गर्म होने दिए पहले वाले कॉटन को, ठीक है, तेल के साथ हल्का सा। और ऐसा लगभग 20 मिनट से आधा घंटे तक करना है। दिन में 2 बार 3 बार करिए। हल्का गुनगुना, जितना सहन कर सकते हैं उतना पीड़ांतक तेल L नंबर रीजन में रखिए, ताकि वहां लुब्रिकेशन भी हो सके, ठीक है। फिर आपको धूप में बैठ करके थोड़ी मसाज करनी है उस एरिया पर, पेट के बल लेटकर। और ये आसन का अभ्यास उस समय फिर ज्यादा करना है। आप जब आप ऑयल मालिश कर चुके हैं, ऑयल लगा चुके हैं जो मैंने बताया, उसके बाद उसकी मालिश करनी है। पीछे झुकना, हल्का सा आगे झुकना, पीछे झुकना, पीछे झुकना। फिर भुजंगासन कर सकते हैं आप, शलभासन, मर्कटासन उसके बाद करना है आपको, ऑयलिंग करने के बाद।
जैसे आपको पता होता है साइकिल की जब ग्रीसिंग की जाती है तो पहले ऑयल लगाते हैं, फिर उसको गोल गोल घुमाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा मूवमेंट करने से जो ऑयल आपके यहाँ गया है वो उधर एब्जॉर्ब होने लगेगा और जो मसल्स है, ब्लड सर्कुलेशन है, वहां का नर्वस सिस्टम वो एक्टिव हो जाएगा, तो पेन आपको नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? जी जी। और जब साइकिल के पहिए को आपने सामान्य देखा होगा, मोटरसाइकिल के पहिए जब जाम हो जाता है तो क्लॉकवाइज भी करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं। क्लॉकवाइज थोड़ा करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा करते हैं। और जब तक हम क्लॉकवाइज नहीं करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑयलिंग करना है उसी तरीके से, क्लॉकवाइज भी, मतलब आपको आगे भी जाना है और हल्का पीछे ज्यादा जाना है, आगे कम पीछे ज्यादा, आगे कम पीछे ज्यादा, ऐसे मूवमेंट बार बार करना है ऑयलिंग के बाद। ठीक है, दोनों कंधों में भी मेरे ऐसी अचानक सी झंझनाहट आती है, ताकत लगा ही नहीं सकता हाथ से। जी 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 जी, इसमें भी आपको वैसा ही करना है ऑयल जो मैंने बताया, और थोड़ा कंधों का एक्सरसाइज भी करते रहना है। जैसे ऑयलिंग किया आपने अभी सुबह सुबह, उसके बाद एक्सरसाइज करिए ऑयलिंग के बाद। ठीक है, जॉइंट्स की ऑयलिंग करना है हीट करके। खाने की दवाई क्या? खाने में अखरोट लीजिए, और पीड़ानील गोल्ड हमारी टेबलेट आती है, पीड़ानील गोल्ड, वो टेबलेट ले लीजिए। ठीक है जी। और भी दवाइयां हैं, उनको एलोवेरा जूस ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, बादाम ले लीजिए। प्रभु स्वामी जी, जरूर आचार्य जी आपका समाधान मिल गया है, और बहुत बहुत साधुवाद। जी प्रणाम। और अन्य हमारे भाई बहनों के सवाल हैं, तो मैं चाहूंगा आदरणीय मैनपाल जी आप अपना सवाल करें। मैनपाल जी हिसार हरियाणा से हैं, परम पूज्य स्वामी जी हरियाणा से। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। सदन को प्रणाम। आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर राजेश यादव जी को कोटि कोटि नमन। जो कोई पर्सन ही इन्होंने नहीं छोड़ा जो पूछने के लिए, इन्होंने बहुत सारी शरीर के बारे में, उसके रोकथाम के वादियों के बारे में सभी बहुत अपने आप इन्होंने उत्तर दे दिया है, और कोई पर्सन ही इन्होंने बाकी नहीं छोड़ा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी भगवान उम्र लंबी करे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। और धन्यवाद मेलपाल जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अब हम अगला सवाल आदरणीय राजेश जी के लिए मेनपाल जी हिसार वाले बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं जी, धन्यवाद। अब प्रीति वर्मा जी अपना सवाल करें। हाँ जी, ओम जी। मेरी बेटी है 21st ईयर की, तो उसको पिंपल्स बहुत निकलते हैं। ठीक ही डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला है हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बताई है। हाँ बहन, ये 21 साल की उम्र में ठीक बोलते हैं डॉक्टर के, लेकिन फिर भी ना एक तो बच्चों को आप तामसिक भोजन से बचाइए। मतलब जो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि पूरी पराठे वगैरह, उनसे बचाइए। ठीक है, एक तो नॉर्मल अपने घिया है, तोरी है, टिंडा है, सीताफल है, और जो मौसम के फल एंड फ्रूट है। देखिए, मौसम के फल फ्रूट से मतलब यही है जो सबसे सस्ता होता है, समझ लो वो मौसम का फ्रूट है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि तलाश रहे होते हैं जो 300 रुपए किलो सेब है वो खरीदेंगे, उसमें ही ताकत है। ये तो बोला केला तो 40 रुपए का आता है, इसमें क्या ताकत होगी। जबकि मैं आपको बताऊं, एक 300 रुपए का केला और 30 रुपए दर्जन के केले में जितनी ताकत होती है वो 300 रुपए किलो सेब में नहीं होगी। तो आप ऐसा है कि जो मौसम का फल फ्रूट है, और बच्चों को कोशिश करिए थोड़ा सा उनको कि समय पर उठें, समय पर सोएं। लेट नाइट, बच्चे कई बार लेट नाइट तक जागते रहते हैं, तो वो जो है वो बच्चों के लिए सारा तो। और जहाँ तक लगा, एक तो आप ऐसा किया करिए, बच्चे को ना मुल्तानी लगवाया करें, उसके फेस पे मुल्तानी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी घिस के, और मुल्तानी लगा लिया करें। जी, ठीक है, हाँ बहुत लगाई। और
नीम का पीस को भी हाँ नीम हाँ पीस के भी दिया, हाँ करेला का तो जूस भी दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नींबादी वटी भी आती है, नींब चूर्ण भी आता है, वो भी दीजिए। और साथ में आप उसको थोड़ा सा ना हल्दी लगवा दिया करें फेस पे, हल्दी जी में जी सरसों का तेल मिला के, और जी उसका भी लेप लगाया करें, ठीक है। जी 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 तो उससे भी उसको, वो युवान पीढ़ी का बोल देते हैं उनको, तो वो मतलब बच्चों को ही, वो युवाओं को होने वाली एक तरह से है, तो इसलिए युवान पीढ़ी का बोलते हैं। एक्नी बोल देते हैं वैसे। और वो होती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, लेकिन हार्मोनल चेंजेस भी ज्यादा उन बच्चों को परेशान करते हैं जो ज्यादा फ्राइड वगैरह खाते हैं। जो नॉर्मल भोजन वगैरह करते हैं उनको ऐसी परेशानियां नहीं होती, जी ठीक है। जी जी हाँ क्या, और कोई भी तेल ना लगाए, ना सर पे लगाए। अब आप कहेंगे सर पे तेल नहीं लगाई तो खराब लगे, ऐसा कुछ नहीं है बहन। मैंने आज तक सर में तेल नहीं लगाया, मुझे सर में तेल लगाए हुए 54 साल हो गए। और तो देख ले मेरे बाल वैसे के वैसे, ये नकली नहीं है। आप सोच सकते हो, आधे सोचते हो डॉक्टर साहब इतने घने बाल हैं, कहीं नकली तो नहीं है। ये असली हैं, बिल्कुल आप उखाड़ के देख सकते हो, ये असली है, ठीक है। असली है डॉक्टर साहब, असली है पूरे। तो कोई भी तेल ना सर पे लगाए ना फेस पे लगाए। जी जी थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। हाँ, ओम बहुत बहन ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना महत्वपूर्ण समय आदरणीय डॉक्टर साहब ने दिया है कि उनकी क्लास चल जी रही है और परम पूज्य आचार्य जी पधारे हैं हरिद्वार से, वह भी जी जी। और देखो ना, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि परम आदरणीय आचार्य स्वामी जी ने, आचार्य डॉक्टर संजय जी ने भी आपको परामर्श हाँ, दिए। ये हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। जी आचार्य आचार्य डॉक्टर संजय जी का भीलवाड़ा में हमारे साथ रहे हैं, हम उनके साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। तो भीलवाड़ा में परम पूज्य मैं तो स्वामी जी। निवेदन कर रहा था आदरणीय भाई मुनीलाल जी की कक्षा में आशीर्वाद देने, आचार्य जी आप जाए हाँ तो। हाँ आचार्य हाँ जी, जी, बात करा दो आचार्य जी से, मैं हाँ निवेदन कर हाँ लूं। आचार्य जी, आप वो निवेदन कर रहे हैं कि आप एक बार कब का टाइम देंगे कक्षा के लिए। ओम जी ओम। ओम। ओम आचार्य जी प्रणाम, भीलवाड़ा के बाद दर्शन हुए हैं आज। अच्छा। भीलवाड़ा में साथ रहे ना। जी 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 शायद जी जी। भीलवाड़ा में परम पूज्य स्वामी परमादेव जी के साथ, और और परम पूज्य स्वामी जी का जो कार्यक्रम था उसमें हम 4-5 दिन रहे हैं लगातार साथ ही में। जी 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 आपको जी। ध्यान आ गया होगा, शायद आप रहे ना भीलवाड़ा। हाँ बेलवाड़ा रहे ना। हाँ हाँ, तो साथ ही में रहे। तो मैंने जी जी, कहा बहुत चलिए सुंदर। अभी आपके दर्शन हुए, मैं निवेदन कर रहा हूँ यह योगाहार कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन मिल जाए हम सबको, तो हम लोग सबके साथ होंगे। कब चाहिए, कब समय चाहिए, बताओ आप। आपकी जब आपकी मर्जी हो। सुबह 5:30 बजे से 7 बजे हम योग करते हैं, और अच्छा 7 बजे से 8, 8:15 बजे तक हम आहार की चर्चा